औरत का अस्तित्व। आदि पड़ोस की पूजा दीदी है ना, आज उनका डांस शो है यशवंत राव चौहान हॉल में। मुझे भी इनवाइट किया है, लेकिन मैं कैसे जाऊं? माँ जी को ये थोड़ी ही कह सकती हूँ कि आप यश को संभालो और मैं पूजा दीदी का शो देखने जा रही हूँ। कुछ घंटों की तो बात है, चली जाओ। माँ से कह दो, वो यश को संभाल लेंगी। आदित्य ने बात को संभालते हुए कहा। सच कहूँ तो कभी कभी पूजा दीदी के नसीब पर रश्क होता है। बड़ी किस्मत वाली है, वो इस उम्र में भी अपने सारे शौक पूरे कर रही है और परिवार के लोग भी उन्हें पूरा सपोर्ट करते हैं। पिछले महीने ही उनका उपन्यास छपा था, तब भी उनके पति और परिवार वालों ने उनका खूब हौसला बढ़ाया था। और एक मैं हूँ, कोई पूछने वाला नहीं कि मेरी भी कोई ख्वाहिश है, ज़रूरत है। बस दिन भर नौकरानी की तरह सबके आगे पीछे घूमती रहती हूँ कि किसी की शान में कोई गुस्ताखी न हो जाए, मुझसे किसी काम में कोई कमी न रह जाए। बच्चे की जिम्मेदारी भी जैसे अकेले मेरी ही है। तंग आ गई हूँ मैं एक जैसी नीरस जिंदगी जीते जीते। अनु, तुमसे किसने कहा कि नौकरानी की तरह रहो? ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जैसे चाहो रह सकती हो। किसी काम में मदद चाहिए तो बेझिझक कह देना। हाँ, जहाँ तक बच्चे की जिम्मेदारी की बात है तो उसमें मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। माँ की घुटनों की तकलीफ से तुम वाकिफ हो, वो यश के आगे पीछे नहीं दौड़ सकती। हम दोनों में से किसी एक को घर पर रहकर बच्चे की देखभाल करनी ही होगी। तुम कहो तो मैं। आदित्य की बात को बीच में ही काटते हुए अनु चिढ़कर बोली। अब उपदेश देकर महान बनने की कोशिश मत करो। मैंने भी आपकी तरह कड़ी मेहनत करके एमबीए की डिग्री हासिल की है। मुझे भी कहीं बड़ी कंपनियों से जॉब ऑफर आए थे, लेकिन शादी के बाद सब खत्म हो गया। औरत हूँ ना, मेरी मेहनत, मेरी काबिलियत की कद्र कौन करेगा? मैं पूजा दीदी जितनी नसीब वाली कहाँ हूँ? अब आदित्य को भी गुस्सा आ गया था। वो चिढ़कर बोले, मैं भी तंग आ गया हूँ तुम्हारे रोज के झगड़े से। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी खुशी के लिए मैं यश को बेबी सिटिंग में रखने को तैयार हूँ, ताकि तुम जॉब कर सको, लेकिन तुम बच्चे को वहाँ भी नहीं रखना चाहती। अब तुम ही बताओ, क्या करना चाहिए मुझे? मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। कुछ नहीं, बस मुझे अकेला छोड़ दो। कहते हुए अनु कमरे से बाहर निकल गई। मुंबई शहर के 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट में अनु और आदित्य का झगड़ा माँ के कानों तक न पहुँचता। ये तो संभव नहीं था, फिर भी उन्होंने चुप्पी साधे रखी। बेटे बहू के झगड़े में वे कम ही बोलती है, ताकि घर में शांति बनी रहे। आदित्य के ऑफिस जाने के कुछ देर बाद जब अनु काम करते हुए गुनगुनाने लगी, यश के साथ खिलखिलाते हुए बातें करने लगी, तो माँ ने अंदाजा लगा लिया कि अब अनु से बात की जा सकती है। वे जानती है अनु दिल की बुरी नहीं है, बस जब उसे महसूस होता है कि उसकी सारी पढ़ाई, काम का दायरा घर के भीतर ही सिमट कर रह गया है, तो वह चिढ़ जाती है। उसकी जगह कोई भी लड़की होती, वो भी ऐसा ही करती। इसलिए वे उसकी बातों का बुरा नहीं मानती, उल्टे आदित्य को ही चुप रहने और शांति बनाए रखने को कहती है। अनु, तुम पूजा का डांस शो देखने जरूर जाओ। 3-4 घंटे की तो बात है, फिर
आदित्य भी आज जल्दी घर आने वाला है। मैं यश को संभाल लूँगी। वैसे भी तुम कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली हो। माँ ने अनु के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। थैंक यू मॉम, यू आर सो स्वीट। सच बहुत मन था शो देखने का। आपने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। कहते हुए अनु माँ से लिपट गई। अनु की हरकतें आज भी बच्चों जैसी है। पल में तोला, पल में माशा, मन में कुछ नहीं रखती। जो जी में आया वह कह देती है। इसलिए माँ को उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। हाल ही में खरीदी नई ड्रेस पहनकर जब अनु घर से निकली तो बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। उसकी यही चंचल हरकतें घर में रौनक बनाए रखती है। रास्ते भर वह पूजा से उसके शो के बारे में बातें करती रही। बातों ही बातों में उसने पूजा से यह तक कह दिया कि उसके नसीब और शोहरत से उसे कई बार ईर्ष्या होने लगती है। पूजा रास्ते भर चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। फिर जब शो शुरू हुआ तो पूजा के परफॉर्मेंस पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पहली पंक्ति में बैठा उसका पूरा परिवार उसका हौसला बढ़ा रहा था। उनके साथ बैठी अनु भी बहुत खुश थी, लेकिन उसके चेहरे पर छाए मायूसी के बादल लाख छुपाने पर भी साफ नजर आ रहे थे। उसे इस बात का दुख हो रहा था कि इतना पढ़ लिख कर भी वह कुछ नहीं कर पा रही है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। शो के बाद पूजा जैसे ही बाहर निकली, उसके प्रशंसकों की भीड़ ने उसे घेर लिया। सब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। अपने पति के साथ खड़ी पूजा सभी के साथ बड़ी सादगी से पेश आ रही थी। उसके सास ससुर भी बहू की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। अनु चुपचाप यह सब देख रही थी। फिर जब सब घर चलने लगे तो अनु को पूजा का व्यवहार कुछ अजीब लगा। उसने अपने परिवार को दूसरी गाड़ी में घर चलने को कहा और अपनी गाड़ी में सिर्फ अनु को बिठाया। ड्राइव करती हुई पूजा उसे और भी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी। अनु कुछ बोल नहीं रही थी, इसलिए पूजा ने ही बात शुरू की। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम? मेरे भाग्य से तुम्हें ईर्ष्या होती है। क्यों भला? तुम तो मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, गुणी हो। तुम्हारे पति सास सब तुम्हें प्यार करते हैं। फिर किस बात की कमी है तुम्हें? आपकी तरह अपनी पहचान बनाने का मौका कहाँ मिला है मुझे। मेरी ज़िंदगी तो जैसे घर की चार दीवारी में सिमट कर रह गई है। दिन भर घर के काम और बच्चे की देखभाल में उलझी रहती हूँ। मैंने और आदि ने साथ पढ़ाई की थी। हम दोनों पढ़ाई में अव्वल थे, लेकिन शादी के बाद मेरी सारी पढ़ाई धरी की धरी रह गई है। नौकरानी बनकर रह गई हूँ मैं। अनु की बात सुनकर पूजा हंस दी, लेकिन अनु को उसका हंसना अच्छा नहीं लगा। उसने चिढ़ते हुए कहा, आपको इस तरह मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अनु मुंह फुलाए चुपचाप गाड़ी में बैठी रही। तभी पूजा ने गाड़ी एक कॉफ़ी हाउस के बाहर पार्क की और अनु का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। 2 कॉफ़ी ऑर्डर करके उसने बड़े प्यार से अनु का हाथ सहलाते हुए कहा, देखो अनु, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम्हारे जैसी प्यारी लड़की को इस तरह कुड़ते देख मुझे बहुत दुख होता है। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी, इसलिए तुम्हें यहाँ ले आई। अनु आश्चर्य से पूजा को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेटर
उनकी कॉफ़ी लेकर आया तो कॉफ़ी का सिप लेते हुए पूजा ने बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया। चलो आज मैं तुम्हें अपने अतीत से मिलवाती हूँ। कभी मैं भी तुम्हारी तरह बिंदास और चुलबुली हुआ करती थी। मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी और डांस में भी, साथ ही लिखने का भी शौक था। लेकिन ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही अच्छा रिश्ता आया और मेरी शादी तय कर दी गई। मैं और पढ़ना चाहती थी, कुछ कर दिखाना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने कहा ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता। लड़का मुझे पसंद था, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। शादी के बाद मेरी हालत भी तुम्हारे जैसी थी। जिंदगी जैसे चार दीवारी में सिमट गई थी। फिर बेटी के जन्म के बाद तो जैसे सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी। इन्हें अक्सर टूर पर जाना होता था। ऐसे में घर के प्रति मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती थी। अपने लिए जीना तो जैसे मैं भूल ही गई थी। जब मैं मायके जाती तो अपने माता पिता को खूब कोसती, उन्हें ताने देती कि आप लोगों ने मुझे खुलकर जीने का मौका तक नहीं दिया। मेरी सहेलियां करियर बना रही है और मैं चूल्हा चौकी कर रही हूँ। मेरी शादी करके आप लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे, वगैरह वगैरह। मेरे माता पिता चुपचाप मेरी बातें सुनते, कभी कुछ कहते नहीं थे। फिर एक दिन जब मैं मायके गई थी तो मेरी बुआ भी हमारे घर आई हुई थी। मुझे यूँ खिन्न देखकर जब उन्होंने माँ से इसकी वजह पूछी तो माँ ने उन्हें सब बता दिया। तब बुआ जी ने मुझे अपने पास बिठाकर जो बातें समझाई, उनसे मेरे जीने का नज़रिया बदल गया। बुआ जी ने कहा, पूजा, हम औरतों की इस दयनीय स्थिति के लिए कोई और नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। हम महिलाओं को सदियों से शक्ति का रूप माना जाता है, लेकिन आज तक हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाई हैं। हम समाज से नहीं, समाज हमसे है बेटी। महिलाएं सिर्फ घर नहीं संवारती, बल्कि समाज, देश, दुनिया को एक नई दिशा भी देती है। बच्चे को जन्म देने भर से महिलाओं की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। उसे काबिल इंसान बनाकर हम समाज की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। फिर हमारा काम छोटा कैसे हो गया? यदि हर माँ अपने बच्चों को सही परवरिश, सही संस्कार दे तो दुनिया की तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बलात्कार, चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, खून खराबा जैसी तमाम सामाजिक बुराइयां खत्म हो जाएंगी। क्या पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी पाने के लिए की जाती है? ज्ञान पाने के लिए नहीं, और उस ज्ञान का सही उपयोग यदि घर से शुरू हो तभी तो समाज बदलेगा। तुम जैसी पढ़ी लिखी होनहार महिलाएं अपने बच्चों को सही ज्ञान देकर समय का रुख बदल सकती है, अपने अस्तित्व को नई पहचान दे सकती है। अपने काम को छोटा मत समझो बेटी, तुम्हारे हाथों में ही भविष्य की नींव है। बुआ जी की बातों में मुझे सच्चाई नज़र आ रही थी, इसलिए मैं उनका विरोध नहीं कर पाई। सच ही तो कहा उन्होंने, हम औरतें ही समाज का नक्शा बदल सकती हैं। बुआ जी अपनी रो में बोले जा रही थी। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता बेटी। औरत की जिंदगी में कहीं पड़ाव आते हैं जहां उसे अलग अलग रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती है। बेटी, बहू, पत्नी, माँ, बहन, सास, हर रूप में उसे एक नया अनुभव मिलता है। अपने अनुभव के आधार पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि शादी के शुरुआती कुछ साल भले ही संघर्ष भरे हो, लेकिन
उन सालों में यदि तुमने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा दी तो उसके बाद तुम्हें उसका प्रतिशत मिलना शुरू हो जाता है। पूरा परिवार, रिश्तेदार सभी तुम्हें अच्छी पत्नी, बहू, माँ जैसी तमाम उपाधियों से नवाजना शुरू कर देते हैं। 35 की उम्र के बाद औरत की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है, जहाँ परिवार का हर सदस्य उसके काम की सराहना करता है और उसके खुशी को भी महत्व देता है। आज तुम्हें मेरी बातें भले ही कोरी बकवास लगे, लेकिन कुछ सालों बाद तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। बस अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़ना बेटी, ससुराल में खूब नाम कमाना। तुम ऐसा करोगी ना? सहमति में सिर हिलाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। क्या कहती? बुआ जी की एक एक बात सच ही तो थी। इंसान की पहचान उसके घर से होती है और 4 दीवारी के मकान को घर औरत ही बनाती है। बस उसके बाद से मैंने कुड़ना छोड़ दिया और अपने परिवार की उन्नति और खुशहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगी। पति, सास, ससुर, बेटी के हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। आज मेरे पति एक मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी के डायरेक्टर हैं। मेरी बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और मेरे सास ससुर पूरी तरह स्वस्थ हैं तथा हर काम मुझसे पूछकर करते हैं। मेरे डांस और लिखने के शौक के बारे में जानने के बाद मेरे पति ने ही मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि अब मैं अपने लिए जीऊं, अपने शौक पूरे करूं और पूरे परिवार ने इसमें मेरा साथ दिया। पहले मैं अपनी जिन सहेलियों को देखकर कुड़ती थी, आज मैं उन सभी से आगे निकल आई हूँ। मेरी कुछ सहेलियाँ जिन्होंने 35 की उम्र के बाद शादी करने का मन बनाया, उनमें से कुछ को मनचाहा जीवन साथी नहीं मिला तो कुछ औलाद की खुशी पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। हम जब जब कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं तब तब हमें उसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है। करियर तो तुम फिर भी शुरू कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे का बचपन क्या फिर लौट कर आएगा? बस कुछ सालों का संघर्ष है, उसके बाद तुम्हारा परिवार ही तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा। औरत होने के गौरव और उसकी जिम्मेदारियों को समझो अनु। हमें मिलकर एक नए समाज का निर्माण करना है। अपनी पढ़ाई का सही इस्तेमाल करना है। अपने ज्ञान को पैसों से मत तोलो। तुम वो कर सकती हो जो तुम्हारे पति कभी नहीं कर सकते। क्या वो तुम्हारी तरह बच्चे को जन्म दे सकते हैं, उसे अपना दूध पिला सकते हैं, लोरी गाकर सुला सकते हैं? नहीं ना अनु, ऐसे कई गुण हैं जो कुदरत ने सिर्फ औरत को दिए हैं। उनके महत्व को समझो। तुम हर तरह से काबिल और गुणी हो। यूं चिढ़ कुढ़कर अपने घर का माहौल मत बिगाड़ो, न ही अपने आत्मविश्वास को डगमगाने दो। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह बुआजी की बातों ने मेरा जीने का नज़रिया बदल दिया, तुम पर भी मेरी बातों का असर जरूर होगा ना अनु? जवाब में अनु की आंखें नम थी। वो पूजा से लिपटकर खूब रोई, जब तक कि मन की सारी कड़वाहट धुल नहीं गई। अब वो एक नई अनु बन चुकी थी, जिसे अपने परिवार के साथ साथ समाज, देश, दुनिया का भविष्य संवारना था। औरत की शक्ति का परिचय देना था। अपने अस्तित्व को एक नई पहचान देनी थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।